हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम आईटीआर 1 फाइल करने वाले हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप बिना किसी एरर के अपना रिटर्न खुद फाइल कर सके इस वीडियो को देख के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इनकम टैक्स से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आना है और इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करने के लिए आएगा। असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए, जो कि करंट ईयर बेसिकली लिख के आता है, तो आपको बेसिकली यही चूज करना है। इसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फाइलिंग ऑफ मोड बेसिकली ऑनलाइन लेना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके आएगा। अगर आप पहले से कर रहे थे तो रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। आप रिज्यूम फाइल ना करें, बेसिकली न्यू आप स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इंडिविजुअल हैं तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। अगर आप एचसीएफ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे एचसीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आईटीआर फॉर्म देख लेना है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। मैं यहाँ पे आईटीआर 1 बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लिया है। अभी आईटीआर 1, 2, 3, 4 आपको सेलेक्ट कैसे करना है, बेसिकली ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि आपको कौन सा आईटीआर अप्लीकेबल है। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है वीडियो को। आप वीडियो को देख लीजिए। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा आईटीआर जो है वो अप्लीकेबल है। आईटीआर 1 किसके लिए अप्लीकेबल है, तो अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप रेसिडेंट हैं और आपका टोटल इनकम जो है वो 50 लाख है, अप टू 50 लाख है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से हेड्स को इंक्लूड किया गया है, तो इसमें सैलरी को इंक्लूड किया गया है। तो उसमें सैलरी भी आ जाता है, पेंशन भी आ जाता है। वन हाउस प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है। अदर सोर्स को इंक्लूड किया गया जैसे इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपका अप टू 5000 है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं और टोटल इनकम मिला के अप टू 50 लाख होना चाहिए। तो यहाँ पे आईटीआर 1 का एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको अदर आईटीआर जो है वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं प्रोसीड विद आईटीआर करता हूँ। यहाँ पे करने के बाद आपका बेसिकली यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो क्यों फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है बेसिकली कि आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चला गया है, या फिर आपका इन तीनों में से कोई ऑप्शन बेसिकली आपके लिए अप्लीकेबल है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर अदर रीजन है। तो आप इसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद अगर इसमें से कोई है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इनमें से जो भी रहेगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको अनसेलेक्ट कीजिए। और आपका अगर टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जाता है तो इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे फाइलिंग के लिए नहीं, फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आ गया है। तो बहुत सारे डेटा जो है वो प्रीफिल्ड हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिकली सारी चीज़ें देख लेनी है कि सारी चीज़ें बरोबर आ रही हैं या नहीं। स्क्रॉल डाउन करके सारी चीज़ें चेक कर लेनी है आपको। मेरे केस में सब बरोबर आ रहा है। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके आ रहा है। इसमें से अगर आप पेंशनर हैं तो आप पेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिसका रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो यहाँ पे अदर है। यहाँ पे बेसिकली मैं डेमो बना रहा हूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। फाइलिंग सेक्शन में आपको पहला सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। ओके, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप कौन सा टैक्स रिजीम बेसिकली लेना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं या फिर पुराना लेना चाहते हैं। तो अगर आप नया रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैसे डिसाइड करें कि हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या नहीं करें, हमें कौन सा रिजीम बेनिफिशियल होगा। तो उसका भी डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझा के मैंने वीडियो बनाया हुआ है और यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो उस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, नो करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपका बैंक है, आप अगर रिफंड के लिए सिलेक्टेड नहीं है तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बैंक ऐड नहीं है तो ऐड अनदर करके आप बैंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिफंड के सिलेक्ट कर लेना है, वैलिडेट कर लेना है और आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अभी आपको इनकम का डिटेल डालना है। यहाँ पे ये ओपन हो गया है और यहाँ पे बेसिकली आप पहले स्किप कर दीजिए, हम आगे जाके सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है। ओके, अब यहाँ पे इनकम का डिटेल डालने के लिए यहाँ पे बेसिकली ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें इनकम का डिटेल डालना है। अभी हम पहले सैलरी का डिटेल डालेंगे। सैलरी का डिटेल डालने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछता है आपका सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 या फिर एआईएस। यहाँ पे एआईएस भी सेपरेटली लिख के आ रहा है जो कि पहले नहीं आता था। तो आपको एआईएस में अगर आपको शो कर रहा है और करेक्ट है इनकम तो आपको एआईएस के बेसिस पे यहाँ पे ले लेना है। अदरवाइज आप सैलरी एज पर 17(1) भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। आपका जो करेक्ट सैलरी है वो आपको लेना है। अभी मैं आपको बता दूं कि ITR 1 आप फाइल कर रहे हैं, बट अगर आपका फॉर्म 16 नहीं आया है, आपका TDS कट होता है, आपका 26 ईयर्स अपडेट नहीं है, आपका एआईएस अपडेटेड नहीं है, तो प्लीज़ आप रिटर्न फाइल मत कीजिए। अगर आपका TDS डिडक्ट नहीं होता है, कहीं से भी TDS डिडक्ट नहीं होता है, और आप अपने पेंशन के लिए या फिर अपने सैलरी के लिए जो कि बिलो एग्जाम्पशन लिमिट है या फिर कम सैलरी है जिसकी वजह से TDS नहीं कटा है, इसलिए आप फाइल करना चाहते हो तो आप फाइल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सैलरी डाल देना है। मैम यहाँ पे सैलरी फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ, मेरा फॉर एग्जाम्पल 5,60,000 की मेरी सैलरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी परक्विजिट्स मिले हैं तो आप उसका वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको कोई प्रॉफिट इन लियो सैलरी मिली है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद एक नया यहाँ पे चीज़ देखने को आपको मिल जाता है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री। दैट मीन्स किसी अदर कंट्री में आपने रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन किया है तो उससे कुछ इनकम अगर आपको हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपको दे देता है, यहाँ पे 3 कंट्रीज दी हुई हैं, इनमें से कोई है तो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। अगर नहीं है तो आपको बेसिकली यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको डिलीट कर देना है। अगर उन तीनों में से कोई नहीं था, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में है, तो यहाँ पे जो ई वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, उसका इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जम्प्ट अलावेंसेस। एग्जाम अलावेंसेज में बहुत सारे अलावेंसेज होते हैं, लाइक लीव ट्रेवल अलावेंस होता है, HR अलावेंस होता है और लीव इनकैशमेंट्स होते हैं। बहुत सारे अलावेंसेज यहाँ पे रहते हैं। आपको कोई अलावेंसेज मिला है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। कैलकुलेशन किया हुआ है आपने, HR का कुछ अलावेंसेज है आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे सीधा डिलीट कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप सेंट्रल बेसिकली गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलावेंसेस भी आपको मिल जाते हैं, अगर कुछ रहेगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोफेशन टैक्स अगर आपका कटा हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सैलरी वाला पोर्शन जो है वो प्रॉपर हो गया है। अभी सैलरी वाला पोर्शन अभी प्रॉपरली अपडेट होकर यहाँ पे आ गया है 5,60,000, जिसमें 50,000 का डिडक्शन है और 5,10,000 का मेरा इनकम नेट बनता है सैलरी से। अभी हम यहाँ पे देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में बेसिकली एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो ही आप ITR 1 बेसिकली शो कर सकते हैं। तो अगर एक हाउस प्रॉपर्टी होता है तो मोस्टली वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होता है, अगर 2 होते हैं तो लेट आउट का ऑप्शन आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लोन चल रहा है उस पर तो जो इंटरेस्ट आता है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉमिनल मतलब मेरे हिसाब से अमाउंट डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1,02,000 का मेरा इंटरेस्ट है। आपका जितना भी इंटरेस्ट रहेगा आप इंटरेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। अप टू 2 लाख तक का आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सैलरी इनकम भी बरोबर हो गया है, आपका हाउस प्रॉपर्टी से भी सेल्फ ऑक्यूपाइड जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ले लिया है हमने। इसके बाद आता है अदर सोर्स। अदर सोर्स में बेसिकली अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड था पिछले साल में कुछ तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड नहीं था तो आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है तो। अगर नहीं मिला है तो अनसेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऐड अनदर करके आप बेसिकली आपका अदर सोर्स का इनकम जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पूछता है आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आप यस कीजिए। मोस्टली सेविंग बैंक के इंटरेस्ट तो सबके पास होते हैं। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1,000 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट है। फिर यहाँ पे आता है कि आपको कोई डिपॉजिट्स जो आप करते हैं बेसिकली उससे कुछ इंटरेस्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके पास अगर कोई इंटरेस्ट रहेगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास 36,000 तक का कुछ इंटरेस्ट आप मुझे डिपॉजिट पे मिला रहेगा। इसके बाद अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड से बेसिकली आपको इंटरेस्ट कुछ मिला हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर आपको पता होगा तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि PPF जो है प्रोविडेंट फंड, इसमें अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ज़्यादा वाला जो पोर्शन है उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो आप जब PPF का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लेंगे ना या फिर जब इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लेंगे तो उसमें प्रॉपर बाइफर्केशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपको यस या नो करके आप इंटरेस्ट जो है वो ले लेना है। इसके बाद अगर आपको कोई फैमिली पेंशन इनकम है तो आप यस करके ले सकते हैं। एनी अदर कुछ इनकम है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रहा है तो यहाँ पे आप बाइफर्केशन वाइज आपको यहाँ पे डिविडेंड इनकम डाल देना है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे राउंड फिगर में यहाँ पे 3,000 डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड भी अभी टैक्सेबल है तो आपको ध्यान देके डालना है। AIS और 26 ईयर्स प्रॉपरली आपको चेक कर लेना है। ये मैंने अदर सोर्स भी यहाँ पे डाल दिया है।
अदर सोर्स डालने के बाद यहाँ पे पूरा इनकम मेरा कितना बन रहा है 4,48,000। यहाँ पे मेरा जो इनकम है वो 4 लाख, तो मेरा टोटल इनकम जो है वो 4,48,000 आ गया है। यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, मैंने सैलरी डाल दिया है, हाउस प्रॉपर्टी का जो मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन है बेसिकली वो डाल दिया है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे अदर सोर्स में मैंने इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मैंने एज्यूम करके 1,000 रुपीज ले लिया है। आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का भी जो आपका इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हैं। डिविडेंड इनकम जो है आपका वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको बेसिकली कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, एड डिटेल्स करके यहाँ पे डाल सकते हैं आप, और आपको कर देना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपका इनकम वाला जो शेड्यूल है वो यहाँ पे भर के आ चुका है। अभी डिडक्शन वाला शेड्यूल हमको यहाँ पे देखना है। डिडक्शन वाला शेड्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी आपको ध्यान से देख के ही करना है। अभी यहाँ पे आता है डोनेशन। अगर आपका कुछ डोनेशन आपने दिया है तो आप यस कीजिए, आपको डोनेशन का शेड्यूल बाद में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आपको सीधा सीधा नो कर देना है। ओके, फिलहाल मैं यस कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, बेसिकली डोनेशन का डिटेल कैसे आपको डालना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आप कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नो ही रहता है, तो आप यहाँ पे नहीं लेंगे तो भी चलेगा। सेक्शन 80GG आप ले सकते हैं रेंट अगर आप पे करते हैं तो, मेरा केस में नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। 80C में बेसिकली आपको अगर डिडक्शन है तो आप ले सकते हैं। 80C में बेसिकली LIC हो जाता है, PPF हो जाता है, और टैक्स सेवर डिपॉजिट जो है वो आ जाते हैं, और आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया हुआ है वो भी आ जाता है। यहाँ पे मोस्टली अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं तो 1.5 लाख मोस्टली कवर हो जाता है। अगर आपका कवर नहीं होता है, प्रिंसिपल का जो एक्चुअल अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं। हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 80CCD2 कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। 80D मेडिक्लेम अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। मैं फिलहाल यस करके आपको 80D समझा देता हूँ कैसे आपको फिल करना है। इसके बाद अगर आपका कुछ एलिजिबल 80E बेसिकली एजुकेशन लोन के लिए अगर आप कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर कुछ पेमेंट कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नो करता हूँ क्योंकि एजुकेशन के लिए मैंने कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पे नहीं किया हुआ है। 80TTA यस, डेफिनेटली 80TTA आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 1,000 रुपीज डाला हुआ है सेविंग बैंक का। एनी अदर डायरेक्शन अगर आप चाहिए तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारे डिडक्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी डिडक्शंस डालने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है पोर्टल। अभी यहाँ पे मैंने 80C 1.5 लाख पूरा डाल दिया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अभी 80D आपको कैसे फीड करना है, बेसिकली आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपका 80D का जो शेड्यूल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये 80D आपको भरना है। पहला सवाल ये आता है कि वेदर यू या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है क्या। तो यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन है आप या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स को छोड़ के तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। या फिर अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते, मेडिक्लेम का कुछ भी डिटेल नहीं है तो नो कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, अगर मेडिक्लेम का डिटेल है तो सीधा आपको नो करना है, दैट मीन्स कि सीनियर सिटीजन नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे भर सकते हैं कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 20,000 का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप डाल सकते हैं, यहाँ पे 5,000 तक का रहता है, 2,500 फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे ले लेता हूँ, 5,000 पूरा डाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है कि आपके कोई पेरेंट्स जो है, अगर पेरेंट्स के आपके सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर यस है तो हाँ यस सिलेक्ट कर लेना है। और आपका कोई भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस है पेरेंट्स का तो यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन बेसिकली आप क्लेम नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे कर देना नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स और आपको कर देना है सेव। सेव करके आपने 80D बेसिकली यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा स्लो पोर्टल चल रहा है बट कोई नहीं, हम यहाँ पे फटाफट कर लेंगे अपना काम। इसके बाद 80CCD2 बेसिकली पेंशन स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप ऐड करके डाल सकते हैं। 80G मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ, आपको 80G अगर कुछ रहेगा तो ऐड कर लेना है। 80G ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली डोनेशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डोनेशन टाइप में टोटल 4 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। 100% विदाउट डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट, 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, सॉरी। उसके बाद आता है 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट्स, फिर आता है 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, फिर आता है डोनेशन इंटरनल टू 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो बेसिकली जो प्राइवेट वाले सेक्टर बेसिकली रहते हैं वो 50% इसमें आते हैं। अदरवाइज आपका PM केयर फंड है और कोई गवर्नमेंट प्लान्स है, कोई फंड है तो उसको लिए आप 100 क्वालिफाइंग लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी आपके डिटेल्स रहेंगे, पैन के डिटेल्स और आपको डोनी का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, सिटी टाउन डालना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद आपने कैश में कितना किया हुआ है या फिर अदर मोड में किया हुआ है, सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है।
तो मैं यहाँ पे ATG बेसिकली नहीं है इनका, बट आपको कैसे डालना है ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे ATG जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। अभी इसके बाद कौन कौन से डिडक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। ATG यहाँ पे मुझे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ATGGA भी कुछ भी नहीं है, एंड ATTTA बेसिकली आपको डाल देना है, जो कि मैंने 1000 लिया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है अभी मैंने 1000 लिया हुआ था। यहाँ पे 1000 आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे डाल देना है और आपको कर देना है ऐड। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ATTTB आपको देखने को मिलेगा, सीनियर सिटीजन नहीं है तो ATTTA ही आएगा, बी का ऑप्शन आपको नहीं आएगा। ओके, अभी यहाँ पे डिडक्शंस के डिटेल्स जो है बेसिकली मेरे पास जितने डिडक्शंस है मैंने यहाँ पे डाल दिए हुए हैं। स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कर देना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद डिडक्शन का डिटेल भी प्रॉपरली हो गया है। अभी टोटल टैक्सेस पेड, कोई भी टैक्सेस अगर आपने पे किया हुआ है तो वो टैक्सेस आपका बेसिकली यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आपका कोई सैलरी का TDS कटा हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। अगर बाई चांस नहीं आ रही है और आप अभी फाइल कर रहे हैं, बेसिकली ऐड डिटेल करना है और आपको यहाँ पे डिडक्टर का टैन डालना है, डिडक्टर का नेम डालना है और अमाउंट, कितनी सैलरी मिली है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो डालना है और ऐड कर देना है। मैं फिलहाल यहाँ पे कैंसिल करता हूँ क्योंकि कोई भी TDS नहीं कटा हुआ है। और दूसरा, अगर आपका अदर देन सैलरी है तो यहाँ पे जो भी TDS है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी अदर देन सैलरी है तो मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकता है, तो आपका ना दूसरा आइडिया होगा। मैंने बताया यहाँ पे आपको सैलरी लेना है, मैंने सैलरी का यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया है फिलहाल। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद आपको क्या है, आपका यहाँ पे डालना है बेसिकली आपका कुछ भी TDS डिडक्टेड एज सोर्स, फॉर्म 16C के बेसिस पे अगर कुछ TDS है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई TCS कटा हुआ है या फिर कलेक्ट हुआ है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपने कोई एडवांस टैक्स, ऐसे टैक्स आपने पे किया है तो आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है और आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, BSR कोड, चालान नंबर, डेट चूज करना है, अमाउंट डाल देना और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिलहाल एज्यूम कर सकते हैं जो 105 है वो एग्जैक्टली सैलरी का नहीं है, वो अदर कुछ सोर्सेस का है, बिजनेस का है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपका सैलरी का बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना है। मैंने डेमो के लिए इसको वीडियो आपको बना कर दे दिया है। यहाँ पे आपको सेव करना है, सेव करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख के नीचे आपका इनकम आ जाता है। अगर आपका 5 लाख के ऊपर नेट इनकम जाता है, डिडक्शंस के बाद वाला इनकम अगर आपका 5 लाख के ऊपर जाता है तो फिर आपका जो है वो टैक्स भरने को आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 274 आ रहा है मेरा इनकम, एंड उस पर जो टैक्स आता है वो रिबेट में चला जा रहा है। इसके बाद अगर आपको कुछ एरियर्स मिले हैं सैलरी तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 10E भरना पड़ता है, आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, उसके बाद आपको फॉर्म 10E जो है वो भरना पड़ेगा। इसके बाद जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो ऑटो कैलकुलेशन होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो भी आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी आती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। चूंकि यहाँ पे मेरा रिबेट में ही चला जा रहा है टैक्स, इसलिए यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं आ रही है। आपको कर देना है यहाँ पे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड। आप चाहे तो JSON यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू रिटर्न करने पे तो ऐसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, टिक करना है, टिक करने के बाद आप सेल्फ सेलेक्ट कर लेना अगर नहीं सिलेक्टेड है तो। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है बरोबर है या नहीं है। मैंने यहाँ पे बरोबर भरा हुआ है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नो वैलिडेशन आ गया है और आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका E-वेरीफाई नाउ अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, वेल एंड गुड। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आधार OTP सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके अपना रिटर्न जो है वो E-वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको रिटर्न फाइल करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।